हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 9वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ने पूछा, पर तुम यहाँ क्यों रहने वाली हो? नायरा ने कहा, वो मेरे मॉम डैड अब्रॉड गए हुए हैं ना, तो मैं मेंशन में अकेली थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ कुछ दिन। इससे पहले कि नायरा अपनी बात पूरी कर पाती, रणविजय ने उसकी बात काटते हुए कहा, मॉम डैड गए हैं, पर घर की मेड और सर्वेंट तो वहीं है ना, तो तुम मेंशन में अकेली कैसे हुई? और उससे पहले भी तुम्हारे मॉम डैड अक्सर अब्रॉड जाते रहते हैं। रणविजय के ऐसे सपाट तरीके से बोलने की वजह से नायरा की बोलती एकदम से बंद हो गई। तभी कादम्बरी जी ने कहा, कोई बात नहीं रणविजय, अगर यहाँ यह कुछ दिन रहना चाहती है तो क्या हुआ? फिर अपनी बात बदलते हुए कहा, अच्छा रणविजय, तुम तो श्री के बारे में पूछ रहे थे ना? अब रणविजय का ध्यान नायरा से हटकर कादम्बरी जी की तरफ चला गया और उसे ध्यान आया कि वो तो श्री को ढूंढने के लिए ही यहाँ आया था। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और दादी के रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, तभी उसके पैर वहीं थम गए। श्री दादी की गोद में से सर रखे हुए अपने दोनों हाथों को सीने में समेटे हुए बड़े ही सुकून से सो रही थी। इस तरह से सोते हुए श्री बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही थी। रणविजय तो कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। तभी दादी की आवाज़ रणविजय के कानों में आई, रणविजय, तुम यहाँ पर? रणविजय अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, हाँ दादी, वो मैं श्री को ही लेने आया था। तो दादी ने उसे धीरे से बोलने का इशारा किया और कहा, बेटा, श्री तो अब सो चुकी है, ऐसा करो तुम श्री को यहीं सोने दो, यह बहुत ज़्यादा थकी हुई है ना, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यह थोड़ी परेशान भी है। दादी की बात सुनकर रणविजय दादी के पास आया और श्री के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, नहीं दादी, वो क्या है ना, ये इतने लंबे सफ़र से आई है तो शायद इस वजह से सफ़र से परेशान हो गई होगी। शायद इसने पहले कभी इतना लंबा सफ़र किया नहीं होगा ना। दादी को भी रणविजय की बात कहीं ना कहीं सही लगी। फिर रणविजय ने झुककर आहिस्ता से श्री को अपनी गोद में ले लिया। श्री किसी छोटे बच्चे की तरह रणविजय के सीने में सिमट गई और उसने नींद में ही रणविजय की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। श्री वाकई में बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में थी और रणविजय ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि श्री की नींद ना टूटे। फिर उसने दादी से कहा, ठीक है, मैं इसे अपने रूम में ले जाता हूँ, यह वहाँ ज़्यादा अच्छे से आराम कर लेगी। अब आप भी आराम कर लीजिए दादी, मैं आपसे सुबह मिलता हूँ। दादी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। रणविजय श्री को ऐसे ही अपनी गोद में उठाए हुए रूम से बाहर निकल गया। वहीं नायरा अभी भी कादम्बरी जी के साथ अपनी हॉल में ही मौजूद थी। जैसे ही नायरा की नज़र रणविजय पर गई, जिसने श्री को अपनी गोद में उठाया हुआ था, नायरा का तो मन गुस्से से फटने का हो रहा था। उसका तो मन हुआ कि वो जाकर श्री को रणविजय से एकदम से दूर कर दे, पर फिलहाल के लिए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं रणविजय ने नायरा को इग्नोर किया और अब सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कादम्बरी जी मुस्कुराते हुए रणविजय की तरफ देख रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, धीरे धीरे ही सही, पर तुम अब श्री की परवाह करने लगे हो। मुझे खुशी है कि तुम मूव ऑन कर रहे हो। रणविजय श्री की गोद में उठाए हुए ही रूम में आ गया और आहिस्ता से श्री को बेड पर लिटा दिया। रणविजय जैसे ही श्री से दूर होने लगा, तभी उसे रुकना पड़ा, क्योंकि उसने देखा कि श्री ने अपने हाथों से रणविजय की शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वो नींद में भी रणविजय को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। रणविजय कुछ पल तो श्री के चेहरे की तरफ देखने लगा। श्री की मासूमियत में रणविजय खुद को खोने से भी रोक नहीं पाया, लेकिन अचानक ही उसने अपनी नज़रें श्री पर से फेर ली और जैसे वो नहीं चाहता था कि श्री के लिए उसके दिल से किसी भी तरह के एहसास जागे, उसने धीरे से श्री का हाथ अपनी शर्ट से दूर किया और कबर्ड की तरफ बढ़ गया। इस वक्त श्री ने अनारकली सूट पहना हुआ था और इन कपड़ों में सोने में श्री कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसलिए रणविजय ने अपनी एक ढीली ढाली सी ब्लैक कलर की टी शर्ट निकाली और वापस श्री के पास जाकर बैठ गया। रणविजय ने अपना हाथ श्री को जगाने के लिए बढ़ाया ही था कि अचानक उसने अपना हाथ रोक दिया। उसका मन नहीं हुआ था श्री को जगाने का, इसलिए उसने आहिस्ता से श्री को उठाकर अपने सीने से लगाया और धीरे से श्री की कुर्ती की जिप को ओपन किया। श्री कुछ देर के लिए तो कशमशाई, लेकिन वापस अपना सिर रणविजय के कंधे पर रखकर सो गई। रणविजय ने वैसे ही आहिस्ता से श्री की कुर्ती को उसकी बॉडी से अलग किया और वापस बेड पर लेटा दिया, लेकिन जैसे ही रणविजय की नज़र श्री की नेक पर बने बाइट के निशान और वहाँ पर बनी अभय की पकड़ के निशान पर गई, तो उसकी आंखों के भाव कुछ पल के लिए गहरे हो गए। श्री में एक फुल स्लीव्स की कुर्ती पहनी हुई थी, जिस वजह से यह निशान किसी और को नज़र नहीं आए। रणविजय ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि श्री की बॉडी पर उसके अलावा किसी और के दिए निशान हो। रणविजय ने एक दो बार गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और श्री को अपनी वो ढीली ढाली शर्ट पहना दी। रणविजय ने
ये इतना आहिस्ता से किया कि श्री को नींद में पता ही नहीं चला। रणविजय कुछ देर तक तो वहीं बैठा रहा और श्री के चेहरे की तरफ देखता रहा। उसे याद आ रहा था कि कुछ साल पहले तक श्री उसके सामने हमेशा ही एक चुलबुली और शरारती बच्चे की तरह रही थी। वह कई बार शिवांगी की डांट से बचने के लिए रणविजय का सहारा लेती थी और रणविजय से अपनी छोटी मोटी जिद भी मनवाती थी, जिस वजह से शिवांगी अक्सर ही रणविजय पर गुस्सा करती थी कि वो श्री को बिगाड़ रहा है। श्री हमेशा ही एक चहकती हुई क्यूट सी लड़की की तरह थी, लेकिन इन कुछ सालों में श्री का वो चुलबुलापन कहीं खो सा गया था। उसके चेहरे पर हमेशा ही ना दिखने वाली तकलीफ नज़र आती थी, एक दर्द नज़र आता था। रणविजय को कहीं ना कहीं आज अपने दिल में एक अफसोस भी हो रहा था कि उसने अपने बदले के चलते एक चहकती हुई लड़की की मासूमियत छीन ली। वो धीरे से बोला, काश कि तुम इन सब में इन्वॉल्व ना होती श्री, काश। तभी रणविजय की पॉकेट में रखा हुआ फ़ोन रिंग करने लगा। रणविजय ने जल्दी से फ़ोन पिक किया और बड़े से बेड से खड़े होकर सोफे की तरफ बढ़ गया। सोफे पर बैठकर उसने सामने वाले से कहा, काम हो गया? सामने वाले ने कुछ कहा तो रणविजय ने डेविल स्माइल के साथ कहा, गुड। रणविजय ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और एक शर्त लहजे में कहा, मेरी चीज़ को छूने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम्हें अभय रायचंद। तुमने क्या सोचा था कि तुम्हें मैं ऐसे ही जाने दूंगा? ये कहते हुए रणविजय के होठों पर एक रूथलेस स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ रायचंद विला में अभय रायचंद गुस्से से बौखलाए हुए हॉल में मौजूद सभी चीज़ों को तोड़ फोड़ रहा था। उसके सारे सर्वेंट्स एक कोने में घबराहट और हैरानी से अभय रायचंद की इस पागलपन को देख रहे थे। अभय रायचंद ने एक कॉफ़ी टेबल को उठाकर फर्श पर जोर से पटकते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी इतनी बड़ी प्रोजेक्ट मेरे हाथ से ऐसे नहीं जा सकती। तभी अभय रायचंद के पास में ही खड़ा हुआ असिस्टेंट, जो डरी हुई नज़रों से अभय रायचंद की हरकतों को देख रहा था, उसने अभय को शांत करवाते हुए कहा, शांत हो जाइए सर, इस तरह से तो आप अपना ही नुकसान करेंगे ना। अभय ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, खन्ना, तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं? तुम जानते हो ना, वो जो प्रोजेक्ट मेरी कंपनी से छीन लिए गए हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो खन्ना ने अपना गला साफ करते हुए कहा, पर सर गलती तो आपकी ही थी ना, आप अच्छे से जानते थे कि वो किसकी बीवी है। उसके बावजूद भी अभय ने नफरत भरी हंसी के साथ कहा, जानता था। और रणविजय चौहान खुद को समझता क्या है? उसे क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा? नहीं, अभय रायचंद नाम है मेरा। अब तो उसकी बीवी को पाना मेरी जिद बन चुकी है। उस रणविजय चौहान से तो मेरा बदला ही यही होगा कि जिस बीवी के लिए उसने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है, उसकी भरपाई उसे अपनी बीवी के ज़रिए ही चुकानी होगी। खन्ना अभय की बात सुनकर मन ही मन बोला, लगता है ये पूरी तरह से बर्बाद होना चाहते हैं। वो रणविजय चौहान मिट्टी मिलाकर रख देगा इन्हें, और इन्हें यह बात समझ कहाँ आ रही है, इनकी हवस और इनकी जिद इन्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। पर खन्ना यह बात अभय के मुंह पर नहीं कर सकता था, वरना उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। वहीं रणविजय सोफे पर बैठे हुए ही अपना लैपटॉप पर कोई वर्क कर रहा था कि तभी डोर पर नॉक हुआ। रणविजय ने खड़े होकर डोर ओपन किया तो सामने ही सर्वेंट खाने की ट्रॉली पकड़े हुए खड़ा हुआ था। रणविजय ने ट्रॉली को अंदर लिया और डोर को वापस बंद कर दिया। श्री अभी भी सो रही थी। श्री को सोए हुए करीब 2 घंटे का वक्त बीत चुका था। रणविजय ने सारा काम पहले सारा खाना टेबल पर लगाया और श्री की तरफ जाकर उसके पास बैठ गया। रणविजय ने श्री के गालों को हल्का थपथपाते हुए कहा, उठो, चलो खाना खा लो। श्री ने कनवट ले ली और उड़ंदी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं खाना, मुझे नींद आ रही है। रणविजय ने श्री को वापस उठाने की कोशिश की। उठो श्री, पहले खाना खा लो, उसके बाद सो जाना। श्री ने एक बार फिर से कसमसाते हुए कहा, मुझे नहीं खाना, मुझे सोना है। रणविजय ने एक गहरी सांस ली और श्री को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अभी खाना खा लो वरना रात को भूख लगेगी। वो श्री को ऐसे ही गोद में उठाए हुए वापस सोफे पर लाकर बैठ गया। श्री रणविजय के सीने पर सिर रखे हुए वापस सो गई। उसे वाकई में बहुत तेज नींद आ रही थी। रणविजय ने एक बार फिर से उसके गाल थपथपाते हुए कहा, मैंने कहा उठ जाओ श्री और चुपचाप खाना खाओ। रणविजय ने इस बार उसे थोड़ा डांटते हुए कहा तो श्री ने अपना चेहरा उठाकर रणविजय की तरफ देखा और अपनी उनिंदी आंखों से उसे देखते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, फिर आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जब भूख नहीं होती तो खाना नहीं खाया जाता ना। ऐसा कहकर श्री जैसे ही रणविजय की गोद से उठने लगी, रणविजय ने उसकी कमर कसकर पकड़ते हुए कहा,
और सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी। मैंने कहा ना खाना खाओ तो मतलब खाना खाओ। कहकर रणविजय ने जबरदस्ती एक खाने का निवाला श्री के मुंह में डाल दिया। अब श्री को ना चाहते हुए भी खाना खाना पड़ा। रणविजय अब श्री के साथ साथ खुद भी खाना खा रहा था। वहीं श्री मन ही मन बोली, आखिर ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं? कहीं इस केयर के पीछे इनकी कोई खुराफात तो नहीं है ना, मुझे परेशान करने की। रणविजय ने एक निवाला श्री के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जो तुम सोच रही हो वही सही है श्री। कहने के साथ ही रणविजय ने उस निवाले को श्री के मुंह में डाल दिया। श्री अब उस निवाले को खाते हुए सबकी नज़रों से रणविजय को देख रही थी। तभी उसे अपना मुंह एकदम से जलता हुआ से महसूस हुआ। श्री समझ गई कि रणविजय ने उसे खाने के साथ में हरी मिर्ची खिला रहा है। इतना तीखा खाने से श्री के होठ और मुंह पूरा लाल होने लगा था। वहीं रणविजय मुस्कुराते हुए श्री की हालत को देख रहा था। आपने मुझे मिर्च क्यों खिलाई? आपको पता नहीं है कि मैं ज़्यादा तीखा नहीं खा सकती हूँ? कहने के साथ ही श्री ने जैसे ही पानी का गिलास पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और रणविजय ने उसके हाथ को पकड़कर रोकते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम तीखा नहीं खा सकती हो, इसीलिए तो तुम्हें तीखा खिलाया, ताकि तुम्हारे दिमाग में अगर जरा सा भी डाउट हो कि मुझे तुम्हारी तकलीफ़ से ज़रा सा भी फर्क पड़ने वाला है तो वो डाउट क्लियर हो जाए। श्री रणविजय के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़िए मेरा हाथ, मुझे मिर्ची लगी है, मुझे पानी पीना है। श्री का मुंह धीरे धीरे और भी लाल होता जा रहा था। रणविजय ने उसके गाल के पीछे हाथ रखकर उसका चेहरा अपने करीब किया और कहा, तो पानी की ज़रूरत क्या है? मैं हूं ना तुम्हारी तकलीफ़ मिटाने के लिए। कहकर रणविजय ने श्री के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बहुत ही डीपली किस करने लगा। श्री कुछ देर तक तो छटपटाने लगी, लेकिन वाकई में रणविजय की किस करने से उसे थोड़ी बहुत राहत मिलने लगी। वहीं श्री के मुंह का तीखापन अब रणविजय के मुंह में भी शामिल होने लगा, पर रणविजय ने श्री को किस करना नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद रणविजय श्री से दूर हुआ। श्री ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, जब आपको ऐसा करना था तो मुझे तीखा क्यों खिलाया? खुद ही तकलीफ देते हैं और फिर खुद ही तकलीफ का इलाज भी करते हैं। आप आखिर आप करना क्या चाहते हैं रणविजय? रणविजय ने श्री के होठ को अपने होठों से रफ करते हुए कहा, तुम वह सब नहीं समझ पाओगी श्री, क्योंकि तुम इन सब मामलों में इतनी कैपेबल नहीं हो। जाओ और जाकर सो जाओ, मुझे स्टडी रूम में कुछ काम है, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा। श्री मुंह बनाते हुए खड़ी हुई और मन में बोली, मैं इस खड़ूस से उम्मीद भी कैसे कर सकती हूँ एक नॉर्मल सा जवाब सुनने की। सोचते हुए श्री वापस बेड पर जाकर बैठ गई। वो अभी भी गुस्से में मुंह बनाए रणविजय को ही घूर रही थी, पर रणविजय उसे इग्नोर कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। श्री ने खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर किया और बेड पर लेट गई। काफ़ी देर तक श्री ऐसे ही लेटी रही। रणविजय रूम से बाहर चला गया था। श्री ने उसे जाते हुए देखा और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और वो उठकर बैठ गई। अरे, मैं यहाँ आ गई हूँ। तरुण को तो मैंने बताया ही नहीं, पर तरुण यहाँ नहीं है। जब वापस लौट कर आई तब भी नज़र नहीं आया। आखिर गया कहाँ वो? श्री ने आसपास अपने फ़ोन को ढूंढा। साइड टेबल पर उसका फ़ोन उसे मिल गया था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और तरुण का नंबर डायल करने लगी। फिर फ़ोन को अपने कान पर लगाकर तरुण से फ़ोन उठाने का वेट करने लगी। 4-5 रिंग के बाद ही सामने से तरुण ने फ़ोन पिक कर लिया। इससे पहले कि श्री कुछ कहती, तरुण ने एक्साइटमेंट में कहा, श्री तुम वापस लौट आई और तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आज ही लौटने वाली हो। तुम्हें पता है, मैं जब वापस आया तो दादी ने बताया कि तुम वापस लौट आई और अपने रूम में आराम कर रही हो। तो श्री ने कहा, तरुण तुम घर पर ही हो? तो तरुण ने कहा, और कहाँ जाऊँगा? तो श्री ने कहा, जब मैं वापस लौट कर आई तब तो तुम मुझे मिले ही नहीं। तो तरुण ने कहा, अरे वो तो मैं किसी से मिलने गया था ना। श्री ने पूछा, किससे मिलने गए थे? क्या तुमने यहाँ पर भी अपनी कोई गर्लफ्रेंड बना ली है? तो तरुण ने हंसते हुए कहा, बस ऐसा ही समझ लो। चलो वो सब बात छोड़ो और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो श्री ने पूछा, मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहती थी। तुम्हें उस वेटर के बारे में पता चला था ना, तो अब बताओ क्या बताने वाले हो मुझे? तो तरुण ने कहा, आज रात मैं उस वेटर से मिलने जा रहा हूँ। मेरा मतलब है जहाँ पर अब वो काम करता है ना, वहीं पर। तो श्री ने कहा, तुम अकेले जाओगे? तो तरुण ने कहा, तो तुम्हें लेकर जाऊँ क्या, बॉडीगार्ड बनाकर? तो श्री ने कहा, तरुण मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना। तरुण ने कहा, तुम पागल हो गई हो श्री, क्योंकि जिस जगह में मैं जाने वाला हूँ वहाँ तुम्हारा जाना सही नहीं है। तो श्री ने कहा, तरुण मत भूलो ये लड़ाई मेरी है और इसमें मुझे इन्वॉल्व होने दो। तरुण ने कहा, अगर भाई को पता चला ना मैं तुम्हें ऐसी वैसी जगह लेकर गया हूँ तो पक्का भाई मुझे पीट देंगे और मेरी हालत बुरी करेंगे, वह अलग। श्री ने जिद करते हुए कहा, वो सब तुम छोड़ो ना, हम तुम्हारे भाई को पता नहीं
पता ही नहीं लगने देंगे। जब वह सो जाएंगे तब हम जाएंगे। तरुण ने कहा, सोच लो श्री, कहीं भाई को पता चल गया ना कि हम दोनों कहाँ गए हैं तो पक्का वह बहुत बड़ी वाली पनिशमेंट देंगे हमको, और उससे भी ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट तो मुझे मिलेगी। श्री ने कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम मेरे फ़ोन आने का वेट करना, ठीक है। तरुण ने कहा, ठीक है बाबा। कहकर तरुण ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। श्री ने फ़ोन अपने हाथ में रखते हुए कहा, आखिर मुझे पता तो चले कि वह किसी आदमी का काम था जिसने मुझे ड्रग्स दिया था। एक बार वह आदमी हमारे हाथ लग जाए फिर आगे की कड़ियाँ भी सुलझती जाएगी। सोचकर श्री वापस पिलो पर सर रखकर लेट गई। उसने अपनी आंखें तो बंद की हुई थी पर वो सो नहीं रही थी, बल्कि उसके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था। आधी रात का वक्त, लेटे लेटे ही श्री की आंख लग गई थी, लेकिन तभी उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। श्री जो सो चुकी थी उसने अपनी साइड में रखे हुए फ़ोन की तरफ देखा और जैसे ही उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तभी उसे महसूस हुआ कि वो रणविजय की मजबूत बाहों की पकड़ में है। स्त्री ने अपना सर घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो रणविजय उसे अपनी बाहों में भरे सो रहा था। रणविजय को देख कर ही लग रहा था कि वो इस वक्त बहुत ही गहरी नींद में है। स्त्री ने किसी तरह से रणविजय का हाथ अपनी कमर से हटाया और उठकर फ़ोन को जल्दी से पिक कर लिया। उसे डर था कि कहीं फ़ोन रिंग होने की आवाज़ सुनकर रणविजय की नींद न खुल जाए। स्त्री ने जल्दी से फ़ोन पिक करके कान पर लगाया और धीमी आवाज़ में कहा, तरुण, क्या तुम चलने के लिए रेडी हो? तो तरुण ने कहा, हाँ श्री, मैं बाहर गाड़ी में ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बाहर आओ। श्री ने कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। श्री ने जल्दी से फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और पीछे पलटकर रणविजय की तरफ देखा। रणविजय अभी भी सो रहा था। श्री ने चैन की सांस ली और मन ही मन कहा, अच्छा हुआ कि इनकी नींद नहीं टूटी, वरना ये मुझे कहीं वहाँ नहीं जाने देते। श्री दबे पाँव चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और चेंजिंग रूम से बाहर आ गई। उसने एक नज़र रणविजय की तरफ देखा। उसे चैन से सोचे देख कर श्री ने भी एक राहत भरी सांस ली और अपना फ़ोन उठाए रूम से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद करते वक्त श्री ने बहुत ही एहतियात बरती थी ताकि किसी भी तरह की आवाज़ ना हो। श्री जल्दी से मेन एड्रेस से बाहर आकर तरुण की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। तरुण गाड़ी में ही बैठा हुआ श्री के आने का वेट कर रहा था। उसने जैसे ही श्री को बाहर आते देखा तो जल्दी से गाड़ी अनलॉक की और उसके अंदर बैठने का इशारा किया। श्री जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठी और अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, अब बताओ कहाँ जाना है? तो तरुण ने गाड़ी स्टार्ट करते वक्त कहा, ड्रीम वैली कसिनो। कसिनो का नाम सुनकर श्री आंखें बड़ी करके बोली, कसिनो? ये तो वही जगह है ना जहाँ पर जुआ खेला जाता है? तो तरुण ने कहा, हाँ, और यह कोई अच्छा खासा रॉयल कसिनो नहीं है, बल्कि थर्ड क्लास कसिनो है जहाँ पर घटिया लोग आते हैं। तो श्री ने कहा, पर मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? वहाँ पर तो अच्छे लोग नहीं आते हैं ना? तो तरुण ने कहा, तो श्री बेबी, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम वहाँ नहीं जा सकती, अभी भी वक्त है, वापस चली जाओ, मैं संभाल लूँगा। श्री ने कहा, नहीं नहीं, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मैंने कहा ना। इससे आगे श्री कुछ बोलती तरुण ने श्री के लहजे में ही कहा, यह तुम्हारी लड़ाई है, इसे तुम खुद ही लड़ना चाहती हो, यही ना? कई बार यह डायलॉग बोल चुकी हो, अब चलते हैं। कहने के साथ ही तरुण ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। श्री गाड़ी में बैठे हुए ही मन बोली, मैं ऐसी जगह जा तो रही हूँ, पर अगर रणविजय को पता चला तो फिर श्री ने खुद को ही समझाते हुए कहा, हाँ वैसे रणविजय को कौन सी मेरी परवाह है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तभी तरुण ने गाड़ी का गियर चेंज करते वक्त कहा, वहाँ पहुँचने से पहले पीछे कुछ कपड़े रखे हैं, तुम उन्हें पहन लेना। श्री ने पीछे की तरफ देखा तो वहाँ कुछ बैग्स रखे थे। फिर तरुण से पूछा, ये कपड़े क्यों? तो तरुण ने कहा, तुम्हारा हुलिया चेंज करने के लिए। तो श्री ने पूछा, कैसा हुलिया? तो तरुण ने कहा, तुम्हें पता चल जाएगा कुछ देर बाद। तरुण की गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर खड़ी हुई थी। तरुण गाड़ी से बाहर खड़ा हुआ फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी उसके गाड़ी की पिछली साइड का डोर ओपन हुआ और श्री ने बाहर आते वक्त जोर से आवाज़ देते हुए कहा, तरुण आ जाओ, मैंने चेंज कर लिया है। तरुण जो किसी से बात कर रहा था उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और पीछे मुड़कर श्री की तरफ देखा। श्री को इस हालत में देखकर तरुण को एक पल को तो हंसी ही आ गई। वहीं श्री ने मुंह बनाते हुए कहा, हंस क्यों रहे हो? तुम ही तो यह सब कपड़े लेकर आए हो ना मेरे लिए। इस वक्त श्री ने लड़कों वाले कपड़े पहने हुए थे और छोटे वालों का बिग लगाया हुआ था। श्री इस होलिये में बिल्कुल एक क्यूट सी टॉम बॉय की तरह लग रही थी। तरुण उसके पास आया, फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम तो बॉयज़ के गेटअप में भी बहुत ही क्यूट लग रही हो श्री, कहीं कोई गे आज तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। श्री ने गुस्से से तरुण को पंच मारते हुए कहा, बकवास बंद करो और मिशन पर फोकस करो। तो तरुण ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हें अलर्ट कर रहा था। वैसे सही बताऊँ ना तो तुम्हें इस गेटअप में देखकर तो मेरा भी दिल तुम पर आ रहा है। तो श्री ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्यों?
तुम गे हो क्या? तो तरुण ने कहा, नहीं नहीं, मैं गे नहीं हूँ, पर मैं सच जानता हूँ ना कि इस क्यूट से टॉम बॉय की गेटअप के पीछे एक प्यारी सी लड़की छिपी हुई है, तो बस इसलिए मैंने यह डायलॉग मारा। श्री ने तरुण के कंधे पर मारते हुए कहा, अब बकवास बंद करो और जल्दी चलो, हमें जल्दी से काम खत्म कर वापस भी लौटना है ना, कहीं रणविजय जाग न जाए। तरुण ने कहा, हाँ तुम बात तो सही कह रही हो, चलो बैठो। श्री वापस आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई और तरुण ने ड्राइविंग सीट संभाली और वापस गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। ड्रीम वैली कैसीनो। तरुण की गाड़ी उस ड्रीम वैली कैसीनो के सामने आकर रुकी। तरुण अपनी साइड की डोर ओपन कर बाहर आया। वहीं श्री आंखें बड़ी कर उस कसिनो को देख रही थी। उसे वहाँ बहुत ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अजीब से लोग उस कसिनो के अंदर आ जा रहे थे और कुछ लोग तो बाहर भी आ रहे थे जो नशे में पूरी टल्ली थे। श्री गाड़ी से बाहर आई और उस कसिनो को हैरानी से देखते हुए कहा, तुम्हें पक्का यकीन है कि वो हमें यहीं मिलेगा? तरुण ने एक नज़र कसिनो को देखा और फिर श्री से कहा, 99% श्योर हूँ, बाकी 1% का कुछ नहीं कह सकता। श्री ने तरुण की तरफ देखा और कहा, उस 1% पर चांस नहीं ले सकते अरुण, तुम जानते हो ना कि कितना बड़ा रिस्क लेकर मैं यहाँ आई हूँ, और अगर हमारा काम नहीं होगा तो क्या होगा? तरुण ने श्री की बाह पकड़ते हुए कहा, अरे छोड़ो ना यार, चलो अंदर चलते हैं, मैंने कहा ना 99% की होप है। श्री तरुण का हाथ पकड़े हुए अंदर जा रही थी। दरअसल उसे वहाँ से बाहर निकलने वाली शराबियों से बड़ा ही डर लग रहा था। उसके साथ में लड़कियाँ भी थीं जो बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहने हुए उन शराबी की बाहों में बाहें डाले चल रही थी। श्री पहली बार ऐसी जगह देख रही थी जहाँ उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। तरुण ने सिर टेढ़ा करके श्री की तरफ देखा, जो अजीब नज़रों से उन लोगों को देख रही थी। तरुण ने सीधा खड़े होते हुए कहा, लड़कों की तरह चलो ना, ये क्या लड़कियों की तरह डरी सहमी चल रही हो? तो श्री ने कहा, पर मैं लड़की ही तो हूँ। तो तरुण ने उसके सिर पर टैप करते हुए कहा, बुद्धू, इस समय तुम लड़के की गेटअप में हो तो लड़कों की तरफ बिहेव करो। श्री ने पहले खुद को ऊपर से नीचे तक देखा और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। अब श्री भी तरुण की कॉपी करने की कोशिश करने लगी, पर उसे वो तो हुआ ही नहीं, बल्कि वो फनी ज़्यादा लग रही थी। तरुण को तो श्री की हालत देख कर ही हंसी आ रही थी, इसलिए उसने श्री का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ लेकर गया। इसी चाल से चलोगी फिर तो हम कल सुबह तक अंदर पहुंचेंगे। श्री तरुण के साथ उस कसिनो के अंदर आई। अंदर का माहौल देखकर श्री ने अजीब सा फेस बनाते हुए कहा, यहाँ का माहौल कितना गंदा है तरुण, मुझे सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर शराब और सिगरेट की गंध फैली हुई है, जिस वजह से श्री अजीब से फेस बना रही थी। तरुण को तो उसका फेस देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। ये सही भी था कि श्री पहली बार ऐसे माहौल में आई थी। वैसे तो तरुण भी पहली बार ऐसे 3rd क्लास कसिनो में आया था, पर उसे इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी तरुण ने किसी को देखकर अपना हाथ हिलाया। श्री ने पूछा, कौन है वो? तो तरुण ने श्री की तरफ देखते हुए कहा, ये वही तो है जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो वेटर अब यहाँ पर काम करता है। तो श्री ने पूछा, ये क्या हमारी मदद करेगा? तो तरुण ने कहा, अच्छे खासे पैसे दिए हैं इसे मैंने, तो मदद क्यों नहीं करेगा? अब तक वो शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तरुण ने पूछा, कहाँ है वो? तो उस शख्स ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वह रहा, और उसे बताना मत कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है। तरुण ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो। वो शख्स वहाँ से चला गया। तो तरुण ने श्री से कहा, चलो कहीं वो हमारे हाथ से ना निकल जाए। श्री ने अपना सर हाँ में हिलाया और तरुण के साथ साथ आगे बढ़ गए। श्री बाकी सभी शराबियों से बचते बचाते आगे बढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही अजीब तरह का बिहेव कर रहे थे। वो वेटर बार काउंटर पर शराब की ग्लासेस लेने के लिए आया हुआ था। तभी तरुण ने उसके गले को पीछे से पकड़ते हुए कहा, अब थोड़ी सेवा हमारी भी कर दो। उस वेटर ने घबरा कर उनकी तरफ देखा और पूछा, जी सर कहिए, क्या चाहिए आपको? तो तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमें तू ही दे सकता है। तो उस वेटर ने हगलाते हुए कहा, इन्फॉर्मेशन? कौन सी इन्फॉर्मेशन? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तरुण ने कहा, बेटा जो हमें जानना है ना वो तो मैं तेरे हलक से निकलवा लूँगा। चल ज़रा आराम से फुर्सत में किसी अलग जगह जाकर बात करते हैं। कहकर तरुण उसकी गर्दन पकड़कर उसे एक कॉरिडोर की तरफ ले गया। श्री तो हैरानी से कभी तरुण को देख रही थी तो कभी उस वेटर को देख रही थी। उसने हमेशा ही तरुण को एक खुश मिजाज इंसान के रूप में ही देखा था। उसे नहीं पता था कि तरुण वक्त आने पर इतना डेंजरस भी हो सकता है। कॉरिडोर में लाकर तरुण ने उस वेटर को पिलर से
सटाते हुए उसके गर्दन को पकड़ा और कहा, तुझे याद है ना, कुछ वक्त पहले तू ड्रीम पैलेस में काम करता था। होटल ड्रीम पैलेस का नाम सुनकर उस वेटर के माथे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी। वह अपनी नजरें चुराते हुए बोला, मैंने कभी वहाँ पर काम नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। झूठ मत बोलो, तुम वहीं पर काम करते थे और हमें इन्फॉर्मेशन भी मिली है। तो उस वेटर ने पहले श्री की तरफ देखा, फिर तरुण की तरफ और कहा, हाँ मैंने वहाँ पर सब कुछ दिन के लिए ही काम किया था, फिर मैंने वह काम छोड़ दिया। पर आप मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो तरुण ने कहा, तूने उस होटल में काम करना छोड़ा था क्योंकि तूने बहुत बड़ा कांड किया था, याद कर। वो वेटर समझ गया कि तरुण किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अनजान बनते हुए बोला, मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो इस वजह से छोड़ दिया था कि वहाँ का मालिक मुझे समय पर पैसे नहीं देता था, इसी वजह से। वेटर की बात सुनकर तरुण ने हंसते हुए कहा, एक 7 स्टार होटल का मालिक तुम्हें समय पर पैसे नहीं देता था? कम से कम बहाना तो ढंग का सोचा होता। तो अब बात मुद्दे पर आते हैं। तूने उस वक्त एक लड़की को ड्रग दिया था, अब मुझे ये बता कि किसके कहने पर तूने दिया था? वेटर ने एक बार फिर अनजान बनते हुए कहा, ड्रग नहीं साहब, मैंने किसी को ड्रग्स नहीं दिया। तरुण ने श्री से कहा, श्री मेरी पॉकेट में से मेरा फ़ोन निकालो और यह वीडियो प्ले करके उसके सामने दिखाओ। यह ऐसे नहीं मानेगा कमीना। श्री ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और तरुण की पॉकेट से उसका फ़ोन निकाल कर जैसे ही फ़ोन ओपन करना चाहा, तभी उसने देखा कि तरुण का फ़ोन पासवर्ड लॉक है। उसने तरुण से पूछा, तरुण पासवर्ड तो बोलो। तो तरुण ने कहा, ओके स्वीट हार्ट। तो श्री ने चिढ़ते हुए कहा, तरुण मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, पासवर्ड बोलो। तो तरुण ने कहा, ओके स्वीट हार्ट। तो तरुण की बात पर श्री इस बार गुस्से से चिल्लाई, तरुण मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, चुपचाप मुझे सही ढंग से पासवर्ड दो। तो तरुण ने भी चिढ़ते हुए कहा, अरे मेरी माँ, इसका पासवर्ड यही है, ओके स्वीट हार्ट। ये सुनकर श्री ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ तरुण को देखा और कहा, ऐसा पासवर्ड कौन रखता है? कहकर श्री ने अपना सिर झटका और पासवर्ड एंटर कर दिया। इसी के साथ फ़ोन अनलॉक हो गया। श्री ने जल्दी से गैलरी से वह वीडियो ढूंढी और उसे प्ले करके उस वेटर के सामने दिखाते हुए कहा, देखो ये तुम हो कि नहीं? उस वीडियो को देखकर उस वेटर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो यहाँ तक पता था कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है, फिर ये वीडियोस इन लोगों को कैसे मिली? वेटर तो यही बात मन ही मन में सोच रहा था। तो तरुण ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर तूने अपनी पूरी पिक्चर्स देख ली हो तो अपना मुंह खोल और बता कि ये ड्रग तूने किसके कहने पर दी है। वेटर अब डरी हुई नज़रों से तरुण को देख रहा था। वेटर को कुछ ना बोलते देख तरुण ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, अक्सर ऐसे लोग मुझे वह करने पर मजबूर करते हैं जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। कहने के साथ ही तरुण ने अपनी कमर पर रखी हुई गन को निकाला और सीधा उसकी कनपट्टी पर लगाते हुए कहा, अब बोल रहा है कि तेरा भेजा फ्राई कर दूं। वहीं तरुण के हाथ में गन देकर श्री ने कहा, तुम यहाँ पर गन लेकर आए हो? तो तरुण ने फेक स्माइल के साथ कहा, देवी जी हम जिस जगह आए हैं ना, वहाँ पर अगर मैं तोप भी लेकर आऊँ तो भी वो कम है। तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे इससे सच उगलवाने दो। तरुण ने गन को उसके फॉरहेड पर और भी ज़्यादा प्रेस करते हुए कहा, अब बोल रहा है या फिर? इससे पहले कि तरुण आगे कुछ कहता, उस वेटर ने जल्दी से कहा, बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे मारना मत। तो तरुण ने कहा, ठीक है अब जल्दी से बोल, किसके कहने पर ड्रग्स दिया था? तो वेटर ने कहा, पहले आप गन नीचे कीजिए। तरुण ने वापस उस गन को अपनी कमर पर लगाते हुए कहा, चल बेटा शुरू हो जा। तो उस वेटर ने अपना गला साफ करते हुए कहा, दरअसल मुझे तो एक शख्स ने इस काम के लिए पैसे दिए थे, उस लड़की को ड्रग्स देने के लिए। मुझे उन पैसों की सख्त ज़रूरत थी, बल्कि कह सकते हैं कि अभी भी है। मेरी उस लड़की से कुछ दुश्मनी तो नहीं थी, बस मैंने पैसों के लिए ही यह किया। तो श्री ने पूछा, तो पैसों के लिए कुछ भी करोगी क्या? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारी इस हरकत से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई है, यहाँ तक कि एक निर्दोष लड़की की जान तक चली गई। तो वेटर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि यह सब कुछ हो जाएगा, पर मजबूर था इसलिए वह सब कुछ किया। दरअसल मेरी बेटी को ब्लड कैंसर है, उसके लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इस वजह से मुझे वह घिनौना काम करना पड़ा, वरना मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। वेटर की बात सुनकर तरुण और श्री दोनों एक दूसरे की तरफ देखा और वापस पूछा, क्या तुम उस शख्स को पहचानते हो? तो वेटर ने कहा, मैं उसे देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। तो श्री ने पूछा, उसका कोई हुलिया तो याद होगा ना तुम्हें? तो वेटर ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ वह लंबा चौड़ा था, देखने में भी काफ़ी अच्छा था, और हाँ उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक ईगल्स का
टैटू बना हुआ था। बस मुझे इतना ही याद है। श्री का ये सुनना था कि उसने हैरानी से पूछा, ईगल का टैटू तुम्हें अच्छे से याद है कि वही था? तो वेटर ने कहा, हाँ मुझे अच्छे से याद है। दरअसल उस दिन का गिल्ट मुझे आज तक था और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैंने यह काम सही नहीं किया है, इसलिए मैंने वह नौकरी छोड़ दी। तो तरुण ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें उस इंसान की फ़ोटो दिखाई जाए तो तुम उसे पहचान जाओगे ना? तो वेटर ने कहा, जी साहब मैं पहचान जाऊंगा। तरुण ने कहा, ठीक है, जैसे ही हमें उस इंसान का पता चलता है उसे पहचानने के लिए उसकी फ़ोटो तुम्हें ज़रूर दिखाएंगे। तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर कहीं जाना मत। तो वेटर ने कहा, नहीं साहब, मैं आपको सही यही मिलूँगा। आप एक काम कीजिए, मेरा फ़ोन नंबर रख लीजिए, शायद मैं अपने आप का गिल्ट थोड़ा कम कर पाऊँ। तरुण ने कहा, ठीक है, इससे पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा, हम बाद में बात करते हैं, वैसे भी काफ़ी देर हो गई है, वापस भी तो जाना है ना। तभी श्री को याद आया कि उन्हें घर से निकले हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। उसने जल्दी से कहा, हाँ तरुण, हमें जल्दी से घर जाना होगा। अगर रणविजय की नींद खुल गई ना तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। तरुण ने वापस श्री का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर ले गया। श्री पूरे रास्ते उस शख्स के बारे में सोच रही थी, क्या यह वही हो सकता है? नहीं नहीं श्री, ऐसा टैटू तो कई लोगों के हाथ में हो सकता है ना, लेकिन नहीं, भला ये कृपा कैसे हो सकता है? उसके अलावा मुझे कोई और नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। हाँ ज़रूर, यह वही होगा। सोचते सोचते ही वो लोग वापस मेंशन पहुंच गए थे। तरुण ने श्री से कहा, श्री घर आ गया है, अब बहुत जल्दी से अपने कमरे में जाओ। श्री ने तरुण की तरफ देखा और कहा, ठीक है तरुण, मैं तुमसे सुबह मिलती हूँ। कहकर श्री ने बिना देरी के दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। तरुण ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं यह श्री का कोई ऐसा दुश्मन तो नहीं जो श्री को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? लेकिन अगर उसने श्री को ड्रग्स दिया तो फिर भाई को ड्रग्स किसने दिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह दो लोग अलग अलग हों, उन्होंने अपने मतलब के लिए श्री और भाई को ड्रग्स दिया हो? चल तरुण, फिलहाल तो सबके बारे में कल सोचना, अभी तो बहुत थक गया है, थोड़ा आराम कर ले। कहकर तरुण भी गाड़ी से बाहर आया और अंदर की तरफ चला गया। श्री धीमे कदमों से अपने रूम में आई। जब उसने रणविजय को अभी भी सोते हुए देखा तो एक राहत भरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, मैं वक्त पर आ गई। अब श्री जल्दी से चेंज कर और सो जा, इससे पहले कि रणविजय की नींद खुल जाए। ये कहकर श्री चेंजिंग रूम में चली गई और वापस उसने वही शर्ट पहन ली जो रणविजय ने उसे पहनाई थी। वो वापस बेड पर आई और बहुत ही आहिस्ता से ब्लैंकेट के अंदर घुसकर लेट गई। उसने एक नज़र रणविजय की तरफ देखा जो अभी भी सो रहा था। श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर में थकान की वजह से श्री को नींद भी आ गई। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही रणविजय ने अपनी आंखें खोली और वो अपनी गहरी नज़रों से श्री के चेहरे की तरफ देखने लगा। दरअसल रणविजय को श्री को अपनी बाहों में लेकर सोने की आदत थी। जब श्री वहाँ से जा चुकी थी तभी रणविजय की नींद खुल गई थी। श्री को अपने पास ना पाकर देख रणविजय थोड़ा परेशान हो गया। रणविजय ने उठकर वॉशरूम वगैरह चेक किया पर श्री उसे वहाँ नहीं मिली। फ्रस्ट्रेशन से रणविजय ने कहा, इतनी रात को यह कहाँ जा सकती है? इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो ये चैन से सो नहीं सकती। ऐसा कहकर रणविजय ने अपना फ़ोन उठाया और जैसे ही वो श्री का नंबर डायल करने लगा तभी उसने श्री को फ़ोन करने का ख्याल छोड़ दिया और कहा, यह बिना बताए कहाँ जा सकती है, वह भी इतनी रात को? और अगर ऐसे चोरी छिपे गई है तो जाहिर सी बात है मुझे सच नहीं बताएगी। अब सच अपने तरीके से पता करना पड़ेगा। ये सोचकर रणविजय ने अनुराग का नंबर डायल किया। सामने से अनुराग ने उनिंदी आवाज़ में कहा, हेलो सर, क्या हुआ, आपने इतनी रात को फ़ोन किया? तो रणविजय ने कहा, श्री का नंबर ट्रेस करो और मुझे लोकेशन बताओ कि वो इस वक्त कहाँ है। रणविजय की ये बात सुनकर अनुराग हैरानी से उठकर बैठ गया और कहा, इतनी रात को श्री मैम कहाँ गई होंगी? मेंशन में ही होंगी कहीं, देख लीजिए। तो रणविजय ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है कि श्री की लोकेशन मुझे ट्रेस करके बताओ कि वो कहाँ है। तो अनुराग ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, यस सर, मैं अभी बताता हूँ। कहकर अनुराग ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और ठीक 5 मिनट बाद ही अनुराग का फ़ोन आया। रणविजय ने फ़ोन पिक किया तो सामने से अनुराग ने कहा, सर, श्री मैम की फ़ोन की लोकेशन तो ड्रीम वैली कैसीनो आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा वो इस कैसीनो में क्यों गई हैं। ये तो बिल्कुल ही 3rd क्लास कैसीनो है। अनुराग की बात सुनकर रणविजय ने चौंकते हुए कहा, व्हाट, ये कैसीनो में गई है, वह भी इतनी रात को? पर क्यों?
तो अनुराग ने कहा, सर यह तो श्री मैम ही बता सकती हैं कि वो वहाँ क्यों गई हैं। तो रणविजय ने कहा, तुम एक काम करो, अपने आदमी वहाँ भेजो और मुझे बताओ कि वो वहाँ पर क्यों गई है और किसके साथ गई है। अनुराग ने कहा, ठीक है सर, मैं अभी आदमियों को भेजता हूँ। कहकर अनुराग ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणविजय वहीं सोफे पर बैठकर स्मोक करते हुए अनुराग के फ़ोन आने का वेट कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद ही अनुराग का फ़ोन दोबारा आया। रणविजय ने बिना देरी किए फ़ोन पिक किया और अनुराग से पूछा, कुछ पता चला? तो अनुराग ने कहा, सर हमारे आदमियों ने कहा है कि श्री मैम वहाँ पर नहीं है। हाँ, उन्होंने वहाँ पर तरुण को ज़रूर देखा है। तरुण और उसके साथ में एक लड़का भी था। ये सुनकर रणविजय ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, वहाँ पर तरुण गया हुआ है और उसके साथ एक लड़का है, पर श्री वहाँ पर नहीं है, तो फ़ोन की लोकेशन वहाँ क्यों बता रहा है? तो अनुराग ने कहा, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि श्री मैम की फ़ोन की लोकेशन तो अभी भी इस कशिनो को ही बता रहा है। रणविजय ने कहा, ठीक है, तुम फ़ोन रखो। रणविजय अब बेचैनी से इधर उधर चहलकदमी करने लगा। उसे ये भी बात समझ नहीं आ रही थी कि श्री अगर कशिनो में है तो फिर उसके आदमियों को वो वहाँ मिली क्यों नहीं, और तरुण इस वक्त कसिनो में क्या कर रहा है। काफ़ी देर तक रणविजय इसी तरह से अपनी सोच में गुम इधर से उधर चहलकदमी करता रहा। तभी उसे ग्लास विंडो पर एक तेज रोशनी नजर आई। रणविजय ग्लास विंडो के पास आया। उसने हल्का सा पर्दा हटाकर देखा तो मेन एड्रेस में एक गाड़ी अंदर आ रही थी। रणविजय ने कहा, ये तो तरुण की गाड़ी है, क्या श्री तरुण के साथ हो सकती है? यही देखने के लिए रणविजय काफ़ी देर तक वहां खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही रणविजय की नज़र श्री पर गई तो गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आई। रणविजय का चेहरा एकदम से शॉक्ड हो गया। मेरा शक सही था, ये तरुण के साथ ही गई थी, पर फिर वहाँ पर ये मेरे आदमियों को मिली क्यों नहीं? श्री ने रास्ते में ही अपना गेटअप दोबारा चेंज कर लिया था, पर इससे पहले कि श्री रूम में आती रणविजय जल्दी से जाकर बेड पर लेट गया और ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे कि वो गहरी नींद में हो, पर उसके कान श्री की हर कदम की आहट को सुन पा रहे थे। अब उसे लगा कि श्री अब सो चुकी है। तब उसने अपनी आंखें खोली और श्री की तरफ देखा। प्रेजेंट टाइम। रणविजय श्री को देखते हुए मन ही मन को सोच रहा था, पर क्या, ये तो रणविजय ही जानता था। सोचते सोचते ही रणविजय की आंख लग गई। दूसरा दिन। रणविजय बेड पर पेट के बल सोया हुआ था जब उसके कानों में चूड़ियों के खनखनाने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। रणविजय ने अपनी उनिंदी आंखों से देखा, श्री मिरर के सामने खड़ी हुई अपने गीले बालों को सुखा रही थी। इस वक्त श्री ने एक येलो कलर की लाइट वेट शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी। रणविजय कुछ पल तक तो श्री को देखता ही रह गया। फिर वो सीधा लेटा और अपना एक हाथ अपने सिर के नीचे रखकर एकटक श्री को देखने लगा। श्री रणविजय की नज़रों से अनजान अपने लंबे गीले बालों को ड्रायर से सुखा रही थी, जिस वजह से उसके हाथ में पहनी कांच की चूड़ियों की खनक पूरे कमरे में गूंज रही थी। रणविजय को इन चूड़ियों की खनक सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला वो कब से श्री को ऐसे ही देखे जा रहा है। ग्लास विंडो से आ रही धूप की सुनहरी किरणों से श्री का चेहरा और भी ग्लो कर रहा था। तभी रणविजय को कल रात की बात याद आई, जिसे याद कर रणविजय, जो अब तक नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ श्री को देख रहा था, उसकी आंखों के भाव गहरे हो गए। वो बेड से खड़ा हुआ और उसने अपने कदम श्री की तरफ बढ़ा दिए। वहीं श्री, जिसने कंधे की एक साइड अपने बालों को डाला हुआ था, जैसे ही उसने अपने बालों को पीछे की तरफ झटका, वो बाल रणविजय के चेहरे पर आ गए, जिससे रणविजय ने अपनी आंखें बंद कर ली। श्री के गीले बालों की भीनी भीनी महक रणविजय को किसी और ही दुनिया में ले गई। वहीं श्री ने जब मिरर से रणविजय को अपने पीछे खड़े हुए देखा तो चौंक कर वो पीछे की तरफ पलटी और बोली, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे पीछे खड़े हैं। श्री की आवाज़ सुनकर रणविजय ने अपनी आंखें खोली और एक कदम और आगे बढ़कर श्री के बिल्कुल करीब चला गया। श्री घबराई हुई नज़रों से रणविजय को देख रही थी। उसे लगा कि कहीं रणविजय उस पर गुस्सा तो नहीं करेगा। वहीं रणविजय के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। रणविजय ने श्री के चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे करते हुए कहा, कल रात कहाँ थी श्री? रणविजय का सवाल सुनकर श्री का चेहरा डर से एकदम सफ़ेद पड़ गया। श्री को इतना घबराता हुआ देखकर रणविजय ने दोबारा श्री की आंखों में देखते हुए अपना सवाल दोहराया, क्या हुआ? मैंने तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि कल रात तुम कहाँ थी। उसका जवाब देने में तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं चलना चाहिए? श्री ने अपने डर से सूखते हुए गले को तर करते हुए कहा, मैं कहाँ गई थी? मैं तो यहीं थी।
आपके पास तो सो रही थी, कहते हुए श्री ने नजरें चुरा ली, जैसे वो अपनी आंखों में उमड़ आए घबराहट वाले भाव छिपाने की कोशिश कर रही हो। तो रणविजय ने एक रहस्यमयी स्माइल के साथ कहा, तुम मेरे पास नहीं थे श्री, इसीलिए तो पूछा कि कल रात तुम कहाँ थी। श्री ने वापस अपनी नज़र चुराते हुए कहा, मैं तो नीचे किचन में पानी लेने गई थी बस, और वापस आकर ऊपर सो गई थी। श्री को बार बार झूठ बोलते देख कर रणविजय को श्री पर गुस्सा तो बहुत आया, पर फिलहाल के लिए उसने अपने गुस्से को अपने मन में ही दबाया और अपनी उंगली श्री के चेहरे पर फेरते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ अपनी उंगलियों को ले जाते हुए उसे श्री के मंगलसूत्र पर आकर रोक दिया। फिर श्री के मंगलसूत्र को अपनी उंगली से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे श्री भी रणविजय के करीब हो गई। रणविजय ने श्री की नेक की तरफ झुकते हुए कहा, मेरी बात का सही सही जवाब दो श्री, तुम पिछले 4 घंटे से घर से गायब थी, कहाँ गई थी। रणविजय की बात सुनकर श्री की सांस तो ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो रणविजय को क्या जवाब दे। वो मन ही मन बोली, तो क्या रणविजय की नींद खुल गई थी, पर जब मैं वापस लौटी तब तो ये सो रहे थे। तभी रणविजय ने उसके कानों में सरगरोशी करते हुए कहा, तुम कल ड्रीम वैली कैसीनो गई थी, एम आई राइट। श्री का ये सुनना था कि उसकी आंखें एकदम से डर से बड़ी हो गई। रणविजय अब श्री के चेहरे के सामने आया और श्री की कमर थाम उसे अपने और भी करीब करते हुए कहा, क्या हुआ, मुझे क्या ये पता नहीं चलना चाहिए था। वैसे भी रणविजय के इतना करीब होने से श्री डर से कांपने लग जाती थी, और यहाँ तो रणविजय उससे जो सवाल पूछ रहा था वो सवाल तो उसके रूह को भी कांपने पर मजबूर कर रहे थे। उसे तो अब यही डर सताए जा रहा था कि पता नहीं रणविजय अब उसे क्या सजा देगा। श्री अब इस तरह से रणविजय को देख रही थी कि जैसे वो अभी रो ही देगी। डर की वजह से उसकी बॉडी अब कांप रही थी, जिसे रणविजय भी महसूस कर पा रहा था। रणविजय का हाथ साड़ी से झांक रही थी कि न्यूट कमर पर था उसकी, और उसने उस पर अपनी पकड़ को कुछ इस तरह से कसी हुई थी कि श्री चाह कर भी हिल नहीं पा रही थी। रणविजय ने दोबारा पूछा, देखो प्यार से पूछ रहा हूँ तो बता दो, वरना फिर मेरा गुस्सा तुम झेल नहीं पाती हो। तो चलो अच्छे बच्चों की तरह बताओ कि कल रात को तुम कसीनो क्यों गई थी। श्री के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने धीरे धीरे रणविजय को सारी बात बता दी। डर की वजह से उसने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी और बीच बीच में उसका गला रूंध भी जा रहा था, जैसे वो अपनी आंसू रोकने की कोशिश कर रही हो। पूरी बात खत्म होने के बाद श्री अपना सर झुकाए हुए ही रुवासी आवाज़ में बोली, प्लीज़ मुझे सज़ा मत देना, उस आदमी को ढूंढना बहुत ज़रूरी था, वरना मैं खुद को कैसे बेगुनाह साबित करूँगी। श्री तुम, कहते हुए रणविजय ने जैसे ही अपना हाथ श्री के कंधे पर रखा, श्री ने डर कर अपना सिर रणविजय के सीने में छुपा लिया और अपनी बाहें उसकी कमर में लपेटते हुए जोर जोर से रोने लगी। दरअसल श्री को लगा कि रणविजय उसे सजा देने वाला है, इसलिए वो जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही हिचकियाँ लेते हुए बोली, प्लीज़ मुझे टॉर्चर मत करना, मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ होती है, प्लीज़ मुझे कोई और सज़ा दे दो, पर मुझे मारना मत। श्री की बात सुनकर रणविजय कुछ पल के लिए तो जम सा ही गया। वो तो श्री से कुछ और कहने वाला था। दरअसल श्री जब इस तरह की इतनी रात को कैसीनो में गई थी तो उसे कहीं ना कहीं श्री की फिक्र भी हो रही थी कि कहीं श्री के साथ फिर से कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि श्री अभी तो पिछले हादसे से बाहर ही नहीं निकली थी और एक बार फिर नई मुसीबत में पड़ने के लिए वहाँ चली गई थी। रणविजय ने गहरी सांस ली और श्री को अपनी बाहों में भर लिया। वो जितना हो सकता था उसने अपनी आवाज़ को नर्म बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करने वाला था, इसलिए रोना बंद करो। रणविजय की बात सुनकर श्री ने अपना सिर उठाकर रणविजय की तरफ देखा, जैसे उसकी आंखों में देखकर यह पक्का करना चाह रही हो कि रणविजय जो कह रहा है वो सच है या झूठ। श्री की आंखें रोने से बिल्कुल लाल हो गई थी और भीगी पलकों से उसकी आंखें और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और जिस वजह से वो रणविजय को देख रही थी इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही थी। रणविजय उसकी आंखों में देखते हुए मन ही मन बोला, यह मासूमियत झूठी तो नहीं हो सकती ना? क्या वाकई में कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपा रह गया? क्या वाकई में श्री निर्दोष है? तभी श्री की आवाज़ सुनकर रणविजय अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। श्री ने सुबकते हुए कहा, पक्का अब मुझे कोई सजा नहीं देंगे ना? रणविजय की बात सुनकर श्री ने अपना सिर
सिर उठाकर रणविजय की तरफ देखा, जैसे उसकी आंखों में देखकर यह पक्का करना चाह रही हो कि रणविजय जो कह रहा है वो सच है या झूठ। श्री की आंखें रोने से बिल्कुल लाल हो गई थी और भीगी पलकों से उसकी आंखें और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और जिस तरह से वो रणविजय को देख रही थी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही थी। रणविजय उसकी आंखों में देखते हुए मन ही मन बोला, यह मासूमियत तो नहीं हो सकती ना? क्या वाकई में कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपा रहा गया हो? क्या वाकई में श्री निर्दोष है? तभी श्री की आवाज़ सुनकर रणविजय अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। श्री ने सुबकते हुए कहा, पक्का आप मुझे कोई सजा नहीं दोगे ना? रणविजय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे की तरफ ले जाते हुए कहा, पहले मेरी बात का जवाब दो। कहकर रणविजय ने उसे सोफे पर बैठाया और उसके बगल में ही बैठ गया। श्री थोड़ा सा दूर खिसक कर बैठ गई तो रणविजय ने उसकी बाँह पकड़कर उसे वापस अपने करीब खींचते हुए कहा, अब यहाँ से हिलना मत और जो मैं पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना। श्री ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपको जवाब दे तो दिया जो आपने पूछा। तो रणविजय ने कहा, हाँ तुमने उस बात का जवाब दिया है जो मैंने तुमसे पूछा, और अब तुम उन सवालों का जवाब दोगी जो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। तो चलो मुझे ये बताओ, क्या तुम किसी ऐसे इंसान के बारे में जानती हो जिसके हाथ में टैटू हो? रणविजय की बात सुनकर श्री हैरानी से रणविजय को देखते हुए बोली, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं और आपको क्या इंटरेस्ट आ रहा है ये सब पूछने में? तो रणविजय ने थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा, पहले सवाल किसने पूछा? तो श्री ने बड़े भोलेपन से कहा, आपने। तो रणविजय ने कहा, तो जवाब कौन देगा? श्री अब कुछ भी नहीं बोली और कुछ याद करने की कोशिश करने लगी, पर रणविजय को लगा कि श्री उसकी बात का जवाब नहीं दे रही है। तो उसने दोबारा कहा, क्या हुआ, जवाब दो ना। क्या तुम वाकई में किसी ऐसे इंसान को जानती हो जिसके हाथ में टैटू है? तो श्री ने थोड़ा चढ़ते हुए कहा, वही तो याद कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे इंसान को जानती हूँ, पर कौन ये मुझे याद। कहते कहते श्री एकदम से रुक गई और अपनी आंखें बड़ी किए रणविजय को देखने लगी। रणविजय ने इशारे से पूछा कि क्या हुआ? तो श्री ने हैरानी से कहा, रवीश। रणविजय ने पूछा, रवीश ये कौन है? तो श्री ने एक्साइटमेंट में रणविजय का हाथ पकड़ लिया और बोली, रवीश हमारे कॉलेज में पढ़ता था, मेरा सीनियर था, और मैंने देखा है उसके हाथ पर टैटू है और वो कई बार मेरे साथ बदतमीजी भी कर बैठा है क्योंकि वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। ये सुनते ही रणविजय, जो अपने हाथ की तरफ देख रहा था, जिस हाथ को श्री ने अपने दोनों हाथों से थामा हुआ था, उसने नज़र उठाकर श्री की तरफ देखा और पूछा, क्या वो तुम्हें कॉलेज में परेशान करता था? तो श्री ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैंने दी को भी उसके बारे में बताया था। तब दी ने एक बार उसे डांटा भी था कि वो मुझसे दूर रहे, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। एक बार दी ने शिकायत भी कर दी थी पुलिस स्टेशन में, तब उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझसे बदला लेकर रहेगा। श्री की बात सुनकर रणविजय सोच में पड़ गया, हो ना हो ये टैटू वाला इंसान ये रवीश भी हो सकता है। शायद उसने श्री से बदला लेने के लिए श्री को ड्रग्स दी हो। अब रणविजय के मन से ये बात तो क्लियर हो गई थी कि उस रात श्री को भी ड्रग्स दी गई थी। वो श्री से कुछ कहने ही वाला था, तभी डोर पर नॉक हुआ। श्री ने पलटकर डोर की तरफ देखा और वापस रणविजय की तरफ देखते हुए बोला, अब मैं जाऊँ? वो मुझे दादी के साथ मंदिर जाना है, मैं उस दिन भी नहीं जा पाई थी ना। रणविजय, जो किसी ख्याल में खोया हुआ था, उसने कहा, ठीक है जाओ, पर अपना हुलिया ठीक कर लो। श्री जल्दी से खड़ी हुई और वॉशरूम में चली गई। वहीं रणविजय अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। श्री तो कब का वॉशरूम से बाहर जाकर रूम से बाहर भी जा चुकी थी। कुछ देर बाद रणविजय अपनी स्टडी रूम में सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठा हुआ था और सामने ही बैठे हुए तरुण को घूर कर देख रहा था। तरुण बार बार अपनी नज़र उठाकर कभी रणविजय को देखता और तुरंत ही अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लेता। रणविजय ने बिना किसी भाव के तरुण से कहा, अब मेरे सामने ज़्यादा सीधा बनने की एक्टिंग मत करो तरुण, और पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि किससे पूछकर तुम श्री को ऐसी जगह लेकर गए थे। तरुण ने जल्दी से अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने उसे मना किया था कि मेरे साथ ना जाए, पर वो ही जिद पकड़कर बैठ गई थी कि नहीं ये उसकी लड़ाई है और वो खुद ही लड़ेगी वगैरह वगैरह। तो फिर मैं क्या करता? और मैं तो आज्ञाकारी देवर हूँ ना, जैसे मेरी भाभी कहेंगी मैं तो वही करूँगा ना। रणविजय ने कहा, तरुण जितना पूछा हो उतना जवाब दिया करो, साथ में और बकवासों को जोड़कर बोलने की ज़रूरत नहीं है। तरुण ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई मैं बकवास कब करता हूँ? और वैसे भी श्री का कहना भी तो सही है ना, जब आप
उसका साथ नहीं देंगे तो वो बेचारी अकेली अपनी लड़ाई तो लड़ेगी ना। तरुण की बात सुनकर रणविजय कुछ पल के लिए एकदम चुप हो गया, क्योंकि तरुण की बात कहीं ना कहीं सच थी। कहाँ तो वो छोटी सी लड़की अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कितना स्ट्रगल कर रही थी, जबकि पति होने के नाते रणविजय को उसका साथ देना चाहिए था। अपने भाई को चुप देखकर तरुण की हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, भाई वैसे आपने जो श्री के साथ किया ना, बिल्कुल सही नहीं किया। भला ऐसे भी कोई फोर्सफुली किसी लड़की से शादी करता है क्या? माना आप उस वक्त बहुत गुस्सा थे, लेकिन आप कैसे भूल गए कि आप एक लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं? तब क्या बीती होगी उसके दिल पर। दरअसल तरुण को सिर्फ इतना पता था कि रणविजय ने श्री के साथ फोर्सफुली शादी की है, क्योंकि श्री ने तरुण को ये नहीं बताया था कि उस रात रणविजय ने श्री से डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर भी करवा लिए थे। वो नहीं चाहती थी कि तरुण के सामने उसके बड़े भाई की छवि खराब हो, क्योंकि श्री पूरी तरह से अकेली थी। उसके परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, इसलिए वो परिवार की अहमियत को समझती थी। तरुण की बात सुनकर रणविजय ने चढ़ते हुए कहा, वो तुम्हारा मैटर नहीं है तरुण, ये हम हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, तुम बीच में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। कहकर रणविजय जैसे ही खड़ा होकर वहाँ से जाने लगा, तरुण जल्दी से उसके पीछे आया और बोला, रुकिए भाई, अब बात शुरू की है तो पूरी बात सुनकर जाइए ना। आप ऐसी अधूरी बात को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तरुण की बात सुनकर रणविजय के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। उसने पलटकर तरुण की तरफ देखा, फिर अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, बोलो क्या बोलना चाहते हो? तो तरुण ने कहा, आप ये तो मानते हैं ना कि उस रात श्री को भी ड्रग्स दी गई थी, और ड्रग्स तो आपको भी दी गई थी। अगर आप विक्टिम हुए तो फिर श्री विक्टिम कैसे नहीं हुई? गलत तो उसके साथ भी हुआ था ना, जबकि इंसाफ की हकदार तो वो भी थी। लेकिन कुछ लोगों के कहने में आकर आपने श्री को ही गलत समझ लिया। रणविजय पहले तो कुछ देर तक तरुण को ऐसे ही देखता रहा, फिर कुछ सोच कर बोला, लेकिन शिवांगी के साथ जो हादसा हुआ उसमें तो कहीं ना कहीं श्री का हाथ था ना। तो तरुण ने कहा, भाई अक्सर जो दिखता है वो सच हो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि श्री शिवांगी के सामने अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इस बीच वो हादसा हो गया हो। क्या एक बार भी आपने श्री से इस बारे में पूछा कि उस दिन छत पर शिवांगी और श्री के बीच में क्या हुआ था? चलिए आप ही मुझे बताइए, क्या आपको कभी भी उस हादसे से पहले ऐसा लगा कि श्री अपनी शिवांगी दी से प्यार नहीं करती है, उसकी केयर नहीं करती है? बताइए। तरुण की बात सुनकर रणविजय सोच में पड़ गया। वो मन ही मन बोला, हाँ, बल्कि वो तो जान देती थी शिवांगी पर। वो भला रणविजय सोच ही रहा था कि तरुण ने आगे कहा, भाई माना उस वक्त आप गुस्से और बदले की आग में जल रहे थे, इसलिए आप सच नहीं देख पाए, लेकिन अब क्या आपको नहीं लगता है कि इन सब में गुनहगार कोई और है और सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए, ना कि श्री को? वाकई में जिसने आपके साथ, श्री के साथ और शिवांगी के साथ बुरा किया, वो तो खुलेआम हाल ही में घूम रहा है ना। लेकिन यहाँ सज़ा किसको मिल रही है? श्री को। आपके गुस्से ने तो गुनहगार का काम तो आसान कर दिया था ना, क्योंकि वो तो आसानी से आज़ाद है। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद तरुण ने कहा, कई बार ऐसा होता है ना भाई कि हम वही देखते हैं जो सामने वाला हमें दिखाना चाहता है, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल अलग होती है। अभी भी देर नहीं हुई है भाई, इस मामले की पूरी तहकीकात कीजिए। आपके पास तो पावर है, आप ऐसा कर सकते हैं। शायद ऐसा करके आप शिवांगी को भी इंसाफ दिला पाएँ। फिर थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा, और शायद श्री भी आपके अत्याचार से बच जाए, क्योंकि वो बहुत मासूम है। मैं जानता हूँ कि वो लड़की अपने सीने में कितना दर्द समेटे हुए है, और वैसे भी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ अपनी दोस्त के लिए कर रहा हूँ। अगर मुझे अपनी दोस्ती निभाने के लिए आपके खिलाफ जाना पड़े तो मैं वो भी करूँगा। कहकर तरुण स्टडी रूम से बाहर निकल गया। वहीं रणविजय स्टडी रूम की ग्लास वॉल के सामने आकर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, क्या गलत कहा है तरुण ने? और अमन ने भी तो यही कहा था ना कि सच कोई दूसरा भी हो सकता है। मैंने वाकई में श्री के साथ सही नहीं किया, मैंने वाकई में एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पर अगर ये सोची समझी साजिश है तो असली गुनाहगार है कौन? अब इसका पता मैं खुद लगाऊंगा। मेरी शिवांगी के गुनाहगारों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उस गुनाहगार की वजह से 3 लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है।
रणविजय वापस डेस्क की तरफ पलटा और वहां रखे अपने फ़ोन को उठाकर उसमें एक नंबर डायल किया और फ़ोन को कान पर लगाकर सामने की तरफ देखते हुए सामने वाले की फ़ोन पिक करने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद सामने से फ़ोन पिक कर लिया गया तो रणविजय ने अपने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फिर कुछ देर सामने वाले से फ़ोन पर बात करने के बाद रणविजय ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और वापस सामने की तरफ देखते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, अब ज़्यादा दिनों तक मुझे बच नहीं पाओगे मुझसे। तब स्टडी रूम का डोर एक बार फिर से ओपन हुआ और नायरा ने अंदर आते हुए कहा, रणविजय तुम यहाँ हो क्या? तुम्हें ऑफिस नहीं चलना है? मैं सोच रही थी कि हम दोनों आज साथ में ही ऑफिस चलें। रणविजय जो अभी भी बाहर देख रहा था, उसने ग्लास वॉल में नायरा के रिफ्लेक्शन को देखते हुए कहा, तुम्हें जाना है तो तुम खुद भी जा सकती हो ना नायरा। नायरा रणविजय के पीछे आकर खड़ी हो गई और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ बोली, रणविजय अब तुम तो ऑफिस जा ही रहे हो ना, और मुझे भी वहीं जाना है, तो बस मैंने तो इसलिए ये बात कही थी। और तुम हमेशा मुझसे इतना रूड तरीके से बात क्यों करते हो? कहकर नायरा ने जैसे ही रणविजय के कंधे पर हाथ रखना चाहा, रणविजय पलटकर वापस अपनी रोलिंग चेयर पर आकर बैठ गया। नायरा का हाथ वहीं का वहीं हवा में ही रह गया। उसे इतनी ज़्यादा इंसल्ट फील हुई कि उसने अपने उस हाथ की मुट्ठी भींच ली और अपने हाथ को नीचे करते हुए गुस्से से रणविजय को देखने लगी। पर रणविजय उसकी इस हरकत को इग्नोर किए ही लैपटॉप पर कुछ देखने लगा। नायरा उसके सामने ही चेयर पर आकर बैठ गई और बोली, रणविजय मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। तुम भूल कैसे गए कि हम दोनों दोस्त भी तो है ना? हाँ, रणविजय और नायरा दोनों ही बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब से नायरा को पता चला था कि रणविजय शिवांगी से प्यार करता है, तब से नायरा ने शिवांगी के साथ कई बार बदतमीजी की थी, जिस वजह से रणविजय नायरा से नाराज रहने लगा था। उसने कई बार नायरा को वार्न भी किया था कि वो शिवांगी के साथ ऐसा बिहेव करना बंद कर दे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तब से तो नायरा शिवांगी से और भी ज़्यादा चिढ़ गई थी, पर वो रणविजय के सामने जताती नहीं थी। पर रणविजय को कहीं ना कहीं नायरा के इरादे अच्छे से पता था कि नायरा शिवांगी को पसंद नहीं करती है, इसलिए उसने भी नायरा से एकदम दूरी बना ली थी। रणविजय ने लैपटॉप की स्क्रीन से हटकर नज़र हटाकर नायरा की तरफ देखते हुए कहा, नायरा अगर तुम्हें कोई ज़रूरी बात करनी हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अगर तुम्हें कोई ज़रूरी बात नहीं करनी हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे इंपॉर्टेंट मेल सेंड करनी है। कहकर रणविजय दोबारा लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। इस बार नायरा ने थोड़ा गुस्से से कहा, रणविजय अब तो शिवांगी भी यहाँ नहीं है, फिर तुम मुझसे इतना उखड़े क्यों रहते हो? और तुम्हारे कहने पर मैं शिवांगी के साथ सही बिहेव करने लगी थी ना? पर रणविजय ने उसकी बात का अभी भी कोई जवाब नहीं दिया तो नायरा खड़ी हुई और गुस्से से आकर उसने लैपटॉप को एक हाथ से बंद किया और रणविजय पर चिल्लाते हुए कहा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मुझसे बात करो, इस तरह बार बार मुझे इग्नोर मत करो रणविजय। नायरा की ये हरकत करनी थी कि रणविजय की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और नायरा का हाथ जो उसने अभी भी लैपटॉप पर रखा हुआ था उसे कसकर पकड़ते हुए उसे एक झटके के साथ मोड़ दिया, जिससे नायरा का हाथ उसकी पीठ से लग गया। रणविजय के अचानक ऐसा करने से नायरा के मुंह से एक चीख निकली। रणविजय ने उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर हरकत को इग्नोर करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है नायरा कि तुम बदतमीजी पर उतर आओ। तुम शायद ऐसा बिहेव करने से पहले सोचती नहीं हो कि तुम किसके सामने खड़ी होकर ऐसा कर रही हो, और जिस दोस्ती की बात कर रही हो वो तो सालों पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, तब जब तुमने शिवांगी के साथ बदतमीजी करने की हद पार कर दी थी। तुम शायद भूल गई होगी, पर मैं भूला नहीं हूँ कि तुमने क्या क्या नहीं कहकर शिवांगी का दिल दुखाया था। फिर उसने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, पर आइंदा से अपनी हदें मत भूलना, यहाँ रहने आई हो तो चुपचाप से रहो और यहाँ से फिर दफ़ा हो जाओ, लेकिन मेरे करीब आने के बारे में सोचना भी मत, समझी? कहकर रणविजय जो वहाँ से जाने वाला था, तभी नायरा ने खुद को संभालते हुए एक सातिर मुस्कान के साथ कहा, इतना प्यार करते थे शिवांगी के साथ तो फिर श्री के साथ क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे साथ क्यों है बताओ रणविजय? क्योंकि तुमने एक ऐसी लड़की से कि जिस पर तुम्हारे प्यार शिवांगी को मारने का इल्ज़ाम लगा हुआ है, बोलो। कहकर नायरा एक बार रणविजय के सामने आई। नायरा रणविजय को गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी और वाकई में नायरा की बातें रणविजय का पारा हाई करने का काम ही कर रही थी। रणविजय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। नायरा ने दोबारा आगे कहा, जानती हूँ तुमने उसे बदला लेने के लिए उसे अपने साथ रखा है, लेकिन कब तक रखोगे? कभी ना कभी तो उसे छोड़ना ही होगा ना। कभी ना कभी वो तुम्हें छोड़ कर जाएगी, फिर तुम्हारी लाइफ में सिर्फ ये नायरा आएगी, सिर्फ नायरा।
कहने के साथ ही नायरा ने अपनी बाहें तुरंत रणविजय के गले में डाल दी और जैसे ही वो उसके होठों के करीब बढ़ने लगी, इसी के साथ रणविजय ने जैसे ही उसे खुद से दूर करने के लिए उसकी बाहों को थामा, तब इसकी नज़र पीछे खड़ी श्री पर गई, जो हैरान सी उन दोनों को देख रही थी। श्री को देखते ही रणविजय के मुंह से धीरे से निकला, श्री। रणविजय का ध्यान श्री पर था और नायरा ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और रणविजय के होठों पर अपने होठ रख दिए, जिसे रणविजय कुछ पल तो समझ नहीं पाया। वहीं श्री ये देखकर एकदम से जैसे जम सी गई थी। उसे नहीं पता पर क्यों उसका दिल दर्द से भरने लगा और इसी दर्द की वजह से उसकी आंखों में नमी उतर आई। वहीं नायरा की इस हरकत से रणविजय जो कुछ पल के लिए एकदम फ्रीज हो गया था, उसकी भौहें शक्त हो गई और उसने जोर से नायरा को खुद से दूर धकेल दिया, जिससे नायरा, जिसने रणविजय के होठों को छुआ ही था, वो खुद को संभाल नहीं पाई और औंधी मुंह फर्श पर जाकर गिरी। वहीं श्री तो अभी भी एकटक रणविजय को ही देख रही थी। रणविजय ने श्री की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ पर श्री ने अपनी नज़र झुका ली, जैसे वो रणविजय के सामने अपनी आंखों की नमी को दिखाना नहीं चाहती थी, और धीरे से कहा, सॉरी, वो मैं शायद गलत वक्त पर आ गई। श्री पलट कर रूम से बाहर निकल गई। वहीं नायरा ने गुस्से से पलटकर रणविजय की तरफ देखा। रणविजय अभी भी श्री के पीछे जा ही रहा था कि नायरा जल्दी से खड़ी हुई और रणविजय की बाह पकड़ उसे रोकते हुए कहा, क्यों जा रहे हो उसके पीछे? वो कौन सी तुम्हारी असली की बीवी है? तुमने तो बदला लेने के लिए उसे अपनी बीवी। इसी के साथ एक झंडाते डांट थप्पड़ नायरा के गाल पर लगा, जिससे नायरा कुछ पल के लिए तो शौक ही रह गई, क्योंकि ये पहली बार था जब रणविजय ने उस पर हाथ उठाया था। इससे पहले कि नायरा संभल पाती, रणविजय ने कसकर नायरा की गर्दन को पकड़ा और पीछे की तरफ धकेलते हुए ले जाकर उसे दीवार से सटा दिया। रणविजय की पकड़ इतनी ज़्यादा सख्त थी कि नायरा को तो लग रहा था कि रणविजय आज उसकी जान लेकर ही मानेगा। वो रणविजय की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, पर रणविजय ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आज के बाद मेरे आसपास नज़र भी मत आना, समझी? और जो हरकत तुमने आज की है ना, अगर ऐसी हरकत दोबारा करने का सोचा तो वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। नायरा सिंघानिया कहकर झटके से उसे छोड़ दिया और रूम से बाहर निकल गया। नायरा अपने गले को पकड़कर वहीं दीवार से सटकर नीचे बैठ गई और जोर जोर से खांसते हुए उस तरफ देखने लगी जहाँ से रणविजय बाहर गया था। श्री अपने पास आंसू पोंछते हुए कॉरिडोर में अपने रूम की तरफ बढ़ी जा रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है, उसे क्यों इतना बुरा लगा। रणविजय के करीब किसी और का होना वो खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी। श्री, तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, और रणविजय की अपनी लाइफ है और तू कौन सा उनकी असली वाली बीवी है। रणविजय कभी ना कभी किसी न किसी से तो शादी करेंगे ना, वो भला तुझे प्यार थोड़ी करते हैं, और तू भी तो उनसे प्यार नहीं करती है, फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? तभी रणविजय ने उसे आवाज़ देकर रोका, श्री रुको। रणविजय की आवाज़ सुनकर श्री के बढ़ते कदम रुक गए, पर उसने पीछे पलटकर रणविजय की तरफ नहीं देखा। रणविजय लंबे कदम बढ़ाते हुए श्री के सामने आकर खड़ा हुआ और श्री के झुके हुए चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, तुम वहाँ से ऐसे क्यों चली आई? श्री ने सिर झुकाए हुए ही अपना सिर ना में हिलाया। रणविजय ने कहा, क्या मुंह में जवान नहीं है? कुछ बोल नहीं सकती? दरअसल श्री रूधे हुए गले की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। वहीं जानती थी कि वो अपने आंसुओं को किस तरह से कंट्रोल किए हुए है। रणविजय ने कहा, मेरे सामने देखो। श्री ने एक बार फिर से अपना सिर ना में हिलाया और धीरे से रूंधी हुई आवाज़ में कहा, नहीं, मैं नहीं देखूंगी। अब रणविजय ने ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, चुपचाप मेरे सामने देखो। श्री को अब ना चाहते हुए भी रणविजय की तरफ देखना पड़ा। उसने धीरे से अपनी पलकें उठाई और रणविजय की आंखों में देखने लगी। श्री की आंखें पूरी तरह से लाल थी और उसकी आंखों में छिपी नमी रणविजय से छुप ना सकी। रणविजय को भी समझ नहीं आया कि श्री इतनी ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रही है। क्या वाकई में उसे इतना बुरा लगा है नायरा का उसके करीब आना? रणविजय ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि नायरा मेरे करीब? तभी श्री ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप किसी के भी करीब जाइए। आप कौन सी मेरे सच्चे मुच्चे के पति हैं और मैं कौन सी आपकी बीवी हूँ, और मुझे कोई हक भी तो नहीं है ना बुरा लगने का। श्री रूंधे हुए गले की वजह से अटकते अटकते बोल रही थी, लेकिन उसकी बातें और उसका चेहरा दोनों ही आपस में मेल नहीं खा रहे थे। रणविजय साफ देख पा रहा था कि श्री अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रही है। रणविजय ने श्री के कंधों को पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए कहा, सच सच बोलो श्री, क्या वाकई में तुम्हें बुरा लगा? देखो, नायरा के लिए मेरे दिल में किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं है और मैं तो उसे दूर करने ही वाला था कि तब तक तुम वहाँ आ गई, अनजाने में ही सही। रणविजय श्री को सफाई दे रहा था। क्यों? ये तो शायद रणविजय को भी एहसास नहीं था, पर उसे भी अच्छा नहीं लगा कि श्री ने उसे नायरा के साथ इस हालत में देखा। तो श्री ने उसकी तरफ से
नज़रें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, मुझे बुरा नहीं लगा और आप मुझे सफाई मत दीजिए। वैसे भी मैं तो अब कुछ ही दिन आपके साथ हूँ। जैसे ही मैं निर्दोष साबित हो जाऊँगी तो यहाँ से चली जाऊँगी। फिर कभी ना कभी तो आपको किसी न किसी के साथ। श्री आगे कुछ कहती उससे पहले ही रणविजय ने कसकर उसकी दोनों बाहों को पकड़ा और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, ये बार बार तुम जाने की बात क्यों करती हो? श्री ने हैरानी से रणविजय से कहा, मैं आपके साथ इसलिए ही तो हूँ कि आप मुझे गलत समझती हैं और मुझे गुनाहगार मानती हैं, लेकिन जब मैं बेगुनाह साबित हो जाऊँगी फिर मैं आपके साथ क्यों रहूँगी? और आपका मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं है ना। फिर अपनी बाहें रणविजय की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, इसलिए आप ये बात मत सोचिए कि मुझे किसी भी तरह का बुरा लगा है और ये आपकी लाइफ है, आपको जिसके साथ जीनी है आप उसके साथ जी सकते हैं। कहकर श्री वहाँ से भागकर चली गई। रणविजय ने उसे जाते हुए देखा और इरिटेट होते हुए कहा, जब भी ये जाने की बात करती है मुझे इतना क्यों बुरा लगता है और आज मुझे हो क्या गया? मैं इसे सफाई क्यों दे रहा था? और सही तो कहा है इसने कि जब ये निर्दोष है तो किस हक से मेरे साथ रहेगी? पता नहीं रणविजय ये बात खुद को समझाने के लिए कह रहा था या फिर कारण कोई और था। तभी रणविजय की पॉकेट में रखा फ़ोन रिंग करने लगा। रणविजय ने अपनी पॉकेट में से फ़ोन उठाया और इस नंबर को देखकर उसने जल्दी से फ़ोन पिक किया और कान पर लगाए हुए ही कहा, काम हुआ कि नहीं? तो सामने से कहा गया, बॉस आपने जो कहा था वो हो गया, हम आपका ही वेट कर रहे हैं। तो रणविजय ने कहा, ठीक है, मैं आज रात को ही आता हूँ, तब तक उसे अपने कब्जे में ही रखना। रात के वक्त रणविजय हॉल में ही बैठे हुए अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और बीच बीच में उसकी नज़र श्री पर जा रही थी, जो डाइनिंग टेबल पर रात का डिनर अरेंज कर रही थी। उससे कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ अमन और तरुण रणविजय की हरकत को बड़े ही गौर से देख रहे थे। तरुण ने हल्का सा झुकते हुए अमन की तरफ देखा और कहा, यह हो क्या रहा है? क्या तुम भी वही समझ रहे हो जो मैं समझ रहा हूँ? तो अमन ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, समझना क्या है, साफ साफ तो दिख रहा है। वैसे रणविजय के दिमाग में चल क्या रहा है आखिर? तो तरुण ने स्माइल करते हुए कहा, इसीलिए कहता हूँ थोड़ी रोमांटिक मूवी देखा करो। साफ साफ दिख रहा है भाई की आंखों में श्री के लिए फीलिंग्स है। देख नहीं रहे वो किस तरह से उन्हें हसरत भरी नज़रों से घूर घूर कर देख रहे हैं। तो अमन ने कहा, पर श्री तो रणविजय की तरफ देख ही नहीं रही, क्या वो रणविजय से किसी बात पर नाराज़ है या फिर इन दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? तो तरुण ने कहा, अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो नज़र आ रहा कि श्री भाभी का इस तरह से भाई को नज़रअंदाज करना भाई को पसंद नहीं आ रहा। अभी अमन ने गला साफ करते हुए कहा, रणविजय क्यों ना हम लोग स्टडी रूम में चलकर अपना वर्क कर लें? मेरे ख्याल से तुम्हारा मन यहाँ बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। रणविजय ने अमन की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने कुछ कहा? तो तरुण ने कहा, हमने तो बहुत कुछ कहा भाई, पर आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। आखिर ध्यान कहाँ है आपका? तो अमन ने हंसते हुए कहा, और कहाँ होगा, अपनी बीवी के पास है इसका ध्यान। देख नहीं रहे कितनी हसरत भरी नज़रों से अपनी बीवी को निहारे जा रहा है। तो रणविजय ने चिढ़ते हुए कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं यहाँ अपना वर्क कर रहा हूँ, मेरा ध्यान कहीं भी नहीं है। तो अमन ने कहा, तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो रणविजय? काफ़ी देर से हम नोटिस कर रहे हैं तेरी नज़रें अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर काम कम और श्री पर ज़्यादा ही टिकी हुई है। अरे बात करना चाहता है तो बात कर ले, तेरी ही तो है वो। तो रणविजय ने फेक स्माइल के साथ कहा, चलो ठीक है, मेरा ध्यान अगर मेरे काम पर नहीं है तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम मुझ पर क्यों ध्यान दिए जा रहे हो? अपना काम करो ना। तभी मैड ने आकर कहा, सर डिनर रेडी है, आप सभी लोग डिनर कर लीजिए, श्री भाभी ने कहा है। अमन ने खड़े होते हुए कहा, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, चलो तरुण हम तो खाना खाते हैं, इसे यहीं बैठकर दूर से ही अपनी बीवी को निहारने दो। कहकर तरुण और अमन डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। रणविजय ने लैपटॉप साइड में रखते हुए कहा, अब निहारने से थोड़ी ना पेट भरता है, खाना तो खाना पड़ता है ना। वो भी अब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। कुछ ही देर में घर की और लोग भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। दादी ने श्री से कहा, श्री बेटा अब तुम भी बैठकर डिनर करो, बाकी का सारा काम सर्वेंट कर लेंगे। श्री ने कहा, नहीं दादी, मैं खाना सर्व करती हूँ ना। तो दोस्तों आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।